चलिए आज की इस क्लास में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न करेंगे। अब क्योंकि पेपर आपका कल है इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना, सीधा सीधा फैक्ट आप याद रखो जल्दी से, लास्ट टाइम पे जितना याद हो जाए उतना ही कवर करना। सारे ही प्रश्न जो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आर्थिक सर्वेक्षण के है। तो अब देखो आपको क्वेश्चन दिया है 1 दिसंबर 2018 को राज्य में प्रारंभ होने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो बहुत कॉमन सी योजना है, सभी को पता होगा, सम्मान निधि योजना। इसके तहत क्या होता है कि जो हमारे राज्य के किसान हैं उनको प्रतिवर्ष केंद्र सरकार की तरफ से सम्मान निधि के तौर पर एक प्रीमियम, एक राशि, धनराशि जो है वो आवंटित की जाती है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कितनी धनराशि उन्हें दी जाती है। ये धनराशि प्रतिवर्ष है, इसमें लिखा नहीं है प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है, 1000, 2000, 6000 या 8000। तो बहुत कॉमन स्कीम है, आपको भी पता होगा कि गांव में जो है किसान लोगों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जाती है। तो आंसर क्या होगा, 6000 रुपए प्रतिवर्ष। एक साल में हर 4 महीने के बाद 2000, 2000, 2000 यानी 3 किस्तों में ये धनराशि, सम्मान निधि का पैसा जो है वो किसानों को आवंटित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष धनराशि कितनी होगी, 6000। चलो आगे देखो, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। अब वो तो थी सम्मान निधि योजना, ये योजना है मान धन योजना। राज्य में कब प्रारंभ हुई, पहले तो आप मान धन योजना के बारे में चीजें याद रखो कि मान धन योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली किसानों की एक पेंशन योजना है। और इस योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। फिर जब वे किसान 60 साल के हो जाएंगे तो उन्हें प्रति माह 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के 60 वर्ष पूरा होने के बाद हर महीने उनको कितनी पेंशन दी जाएगी, 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो प्रश्न यहाँ पूछा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हमारे राज्य में कब प्रारंभ हुई, उत्तराखंड में से कब स्टार्ट किया जाता है। तो राज्य में से 9 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया। 9 अगस्त 2019 उत्तराखंड में किसान मानधन योजना, जो कि किसानों की पेंशन की योजना है, इसे प्रारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2018 हमारे राज्य में आयुष्मान योजना स्टार्ट हुई थी। आयुष्मान योजना हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य लाभ देने की योजना है। 20 अप्रैल 2018 को हमारे राज्य में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना स्टार्ट हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना पर्यटन क्षेत्र की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। और 29 जुलाई 2017 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य के द्वारा योजना लॉन्च करी गई। हाँ, मातु पितु योजना, ठीक है, मातु पितु तीर्थाटन योजना, मातु पितु तीर्थाटन योजना। अब ये भी परीक्षाओं में खूब आती है, मातु पितु तीर्थाटन योजना, क्योंकि 2015 में जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब इसका नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, और मेरी बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का नाम चेंज कर 2017 में इसको नए तरीके से स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे आपको क्वेश्चन दिया है, सघन भेड़ विकास परियोजना के तहत कौन सी भेड़ की प्रजाति ऑस्ट्रेलिया से क्रय की गई है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन के विभाग के अंतर्गत सघन भेड़ विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और भेड़ विकास परियोजना के तहत हाल ही में उत्तराखंड के अंदर कौन सी भेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया से क्रय की जा रही है। ऑप्शन आपको दिया है, अंगोरा भेड़ चर्चाओं में रहती है उत्तराखंड में। अंगोरा भेड़ इसलिए क्योंकि 2022 से पहले राज्य सरकार पूरी तरीके से जिस भेड़ पर फोकस कर रही थी वो थी अंगोरा। अब लास्ट ईयर से ऑस्ट्रेलिया से जिस भेड़ को क्रय करके नई भेड़ की प्रजाति उत्तराखंड में लाई गई है उसका नाम है मेरिनो। तो मेरिनो के बारे में ये भी याद रखना कि ये बेसिकली एक रसियन मूल की भेड़ है। मेरिनो भेड़ जो है वो मूल रूप से कहाँ की भेड़ है, रसिया की, लेकिन हम इसे कहां से क्रय कर रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और अंगोरा तो हमेशा से चर्चाओं में रहती है। बाकायदा उत्तराखंड में अंगोरा भेड़ की वृद्धि करने के लिए अंगोरा प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, ग्वालदम में, चमोली गढ़वाल की ग्वालदम में स्थापित किया गया है अंगोरा प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ग्रोमार्क भी भेड़ की एक प्रजाति है पर इसका उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं। और बद्री तो गाय है, उत्तराखंड की देसी नस्ल की गाय बद्री चर्चाओं में रहती है। NBARG जो करनाल में है, इस NBARG के द्वारा उत्तराखंड की पहली गाय है जिसे NBARG ने मान्यता दी है, बद्री गाय। तो ये गाय की नस्ल है, तो यहां पर ऑप्शन ऐसे ही उसका डाल दिया। फिर हेल्पलाइन नंबर का प्रश्न है, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न हेल्पलाइन नंबर से आ जाते हैं
कि इन हेल्पलाइन नंबर में से आपको गलत छांटना है। तो ये तो देखो कॉमन सा हेल्पलाइन नंबर है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा 1905 1905, बिल्कुल सही। वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड के तहत जो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है वो 1445 है। आप राशन कार्ड पे अपना चेक करो तो मिल जाएगा 1445, बिल्कुल सही। एल्डर हेल्पलाइन, जो वरिष्ठ नागरिक है, यदि उन्हें राज्य सरकार से कोई सहायता चाहिए तो उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है 14567, बिल्कुल सही है। लास्ट के 4 डिजिट देखो आप, 4567 लगातार है, 4 5 6 7। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी की जाने वाली हेल्पलाइन नंबर है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी, NFSA का हेल्पलाइन 1962 नहीं है, इसका हेल्पलाइन नंबर है 1967, ठीक है। और भी कोई मिल जाए तो चलो, अब तो लास्ट टाइम है तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, इनमें से कोई टकर जाए तो फिर ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला भारत का पहला सहकारी बैंक कौन सा है? चमोली, नैनीताल, उत्तराखंड। तो पहला सहकारी बैंक जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ा, इसका नाम है उत्तराखंड सहकारी बैंक। और क्या प्रश्न बन जाते हैं? उत्तराखंड सहकारी बैंक अधिनियम, उत्तराखंड सहकारी बैंक अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा 2003 में पारित किया गया, याद रख लोगे। सहकारी बैंक अधिनियम राज्य सरकार ने कब पारित किया? 2003। या फिर प्रश्न आए कि उत्तराखंड में सहकारी बैंकों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो ये है एक्ट। और उत्तराखंड सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? तब आपका आंसर होगा 2004। एक्ट पारित हो गया था 2003 में, बैंक बनाया गया साल 2004 में, ठीक। किसान महोत्सव आयोजन करता एनजीओ हितैषी, हितैषी के संस्थापक कौन है? तो सिंपल है बात, और क्या है उसको समझो। हमारे राज्य के अंदर 1994 में एक एनजीओ स्थापित किया गया, एनजीओ का नाम है हितैषी। एनजीओ बेसिकली बागेश्वर में स्थापित किया गया है, और ये हितैषी नाम का जो एनजीओ है ये हमारे राज्य में प्रतिवर्ष हर साल किसान, किसान मतलब है किसान, गांव में आप देखते हो किसानों को क्या बोलते हैं? किसान बोलते हैं, किसान ऐसा बोलते हैं ना, किसान। तो प्रतिवर्ष उत्तराखंड में किसान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य में किसान महोत्सव का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? हितैषी नाम के एनजीओ के सहयोग से। प्रश्न में पूछा है कि 1994 में ये जो हितैषी संस्था बनी, इसकी स्थापना किसने करी? गोपाल राणा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो ब्रिटिश काल के हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में उत्तराखंड के किसानों का नेतृत्व करते थे गोपाल राणा। उन्हें आधुनिक किसान आंदोलनों का जनक भी कहते हैं, है ना। गजेंद्र राणा तो गायक है, ठीक है, गजेंद्र राणा। तो आंसर क्या होगा? किशन राणा, किशन राणा। कृषाण की किसान और किशन, किशन राणा बागेश्वर इनका एनजीओ है, उसका नाम है हितैषी। राज्य के किस स्थान पर मौन पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? मौन पालन मधुमक्खी, मौन पालन का मतलब क्या हुआ? मौन पालन का मतलब है मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य के किस स्थान पर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया? जोलीकोट, ग्वालदम, भोपालपानी, कालसी। सही आंसर क्या है? जोलीकोट। नैनीताल के जोलीकोट में मौन पालन प्रशिक्षण संस्थान है। और कहीं बाई चांस प्रश्न ये आया कि उत्तराखंड में मौन पालन महोत्सव हाल ही में लास्ट ईयर मौन पालन महोत्सव कहां आयोजित हुआ? तब आपका आंसर होगा हल्द्वानी। मौन पालन महोत्सव ये हल्द्वानी में आयोजित किया गया, और मौन पालन का प्रशिक्षण संस्थान वो कहां पर है? वो जोलीकोट में है। ग्वालदम अभी किया, अंगोरा भेड़ की प्रजनन और अनुसंधान केंद्र वो ग्वालदम में है। देहरादून के भोपालपानी में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है? ये देहरादून में है, भोपालपानी में। और कालसी में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के अंदर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। अब ये क्या होते हैं आज के लेक्चर में तो नहीं जाते भाई, इस पे बहुत लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजन भी हो जाएगा। अब सीधा फैक्ट याद करो बस कल के लिए। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर स्थित है? कालसी में, ठीक है। सब कृषि और पशुपालन क्षेत्र के संस्थान है, पशुपालन के, कृषि के कोई भी नहीं है। उत्तराखंड जोधपुर चकबंदी का प्रश्न है, चकबंदी अधिनियम। अब चकबंदी क्या होती है नहीं बात कर रहे हैं आज, पर चकबंदी के बेसिक फैक्ट तो याद करके चले जाओ, परीक्षा में आते। चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 14, 16, 20, 21, 16, 2016 में। चकबंदी के बारे में बेसिक फैक्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, सिंपल सिंपल बातें याद रखो। चकबंदी राज्य में क्या होती है? छोड़ो, लंबा टाइम लगेगा।
चकबंदी की शुरुआत कब हुई उत्तराखंड में? 1981 में। कहां से? तो फिर याद रखना पौड़ी। और गणेश भैया का नाम याद रखना, गणेश गरीब, क्योंकि इन्होंने ही उत्तराखंड में सबसे पहले स्वैच्छिक चकबंदी शुरू करवाई थी। स्वैच्छिक चकबंदी, चकबंदी के जनक हमारे राज्य में, चकबंदी के प्रणेता गणेश गरीब, पौड़ी गढ़वाल से उन्होंने 1981 में चकबंदी शुरू करवाई थी। और पौड़ी जिले के कलजी खाल में ही हमारे राज्य का पहला चकबंदी कार्यालय भी स्थापित किया गया था। ठीक, उसके बाद जब राज्य गठन हुआ तो उससे कुछ साल पहले ही चकबंदी पर स्टॉप लग गया। अब राज्य सरकार ने चकबंदी के लिए अधिनियम बनाया 2016। ठीक बात है जी। और चकबंदी की नियमावली पूछ ले कि राज्य सरकार ने चकबंदी नियमावली किस वर्ष तैयार करी, तो आंसर दे देना 2020। ठीक है, हाँ आराम से करो। चलो, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम, ये योजना चल रही है। इसमें प्रश्न हरिद्वार जिले का डाला है कि हरिद्वार से इस योजना में किसको चुना गया है? मनसा, चंडी, बावन, तो बावन भक्तिपीठ इसको चुना गया है। तब तो लास्ट टाइम है, अब तो छोड़ो इस स्कीम को, लेकिन फिर भी अगर आपने ये योजनाएं पढ़ी है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला दो उत्पाद, और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम, टाइम रहेगा तो एक बार फटाफट से लास्ट टाइम पे नजर मार लेना किस जिले का कौन सा प्रोडक्ट इन योजनाओं में सम्मिलित हुआ है। 2020 में किस राज्य के उड्डयन विभाग को प्रोएक्टिव स्टेट, 2020 में किस राज्य के उड्डयन विभाग को प्रोएक्टिव, 2020 का पूछा है, प्रोएक्टिव स्टेट का खिताब दिया गया? असम, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आंसर है उत्तराखंड। हमारे राज्य का प्रश्न है इसलिए याद रखना, 2020 में उत्तराखंड राज्य को प्रोएक्टिव स्टेट, उत्तराखंड राज्य को नहीं, उत्तराखंड राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग को, ठीक है, नागरिक उड्डयन विभाग को प्रोएक्टिव स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई आई रेड योजना का संबंध किससे है? आई रेड योजना राज्य सरकार ने चलाई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना गलत, सड़क दुर्घटना का डाटा प्रदान करना, तो सड़क दुर्घटना का डाटा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आई रेड स्कीम हाल ही में लॉन्च करी गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम गोल्डन हैंडशेक बहुत पुरानी है, तो अब तो नहीं बनता है प्रश्न, लेकिन फिर भी याद रखना गोल्डन हैंडशेक, अपने आप से कोई रिटायरमेंट ले ले तो उसके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। फिर जी गलत कथन का चयन करो, गलत स्टेटमेंट छांटो। धरा और अंबर इको पार्क का विकास धनोल्टी में किया जा रहा है। इको पार्क याद रखना, उत्तराखंड में इको पार्क जो है वो धनोल्टी में ही है, बस उनके नाम याद कर लो। धरा और अंबर नाम के 2 इको पार्क है जो धनोल्टी में बनाए जा रहे हैं। सही स्टेटमेंट है, गलत छांटना है हमें। लाल कुआं तथा बड़कोट में कार्बन इनफ्लक्स पॉलिसी के तहत कार्बन का मात्राकरण, कार्बन का नहीं, कार्बन उत्सर्जन का मेजरमेंट किया जा रहा है। ये 2 स्थान याद करो, सही स्टेटमेंट है। लाल कुआं और बड़कोट, इन 2 स्थानों पर कार्बन उत्सर्जन का मेजरमेंट किया जा रहा है। उत्तराखंड के इन 2 स्थानों को याद रखना। फिर राज्य में सबसे ज्यादा हाथी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है, ये भी सही स्टेटमेंट है। राजा जी मत लगा देना, राजा जी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पर वहां हाथियों की संख्या कॉर्बेट से कम है, तो ये भी सही। लास्ट स्टेटमेंट देखो, 2014 में प्रारंभ होने वाली जायका योजना, बहुत चर्चित योजना है, जापान के सहयोग से चलाई जाने वाली जायका योजना, 2014 में प्रारंभ जायका योजना वन संरक्षण की योजना है। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, ये वन संरक्षण की योजना है जी नहीं, वनों से ही संबंधित है, पर इस योजना का टारगेट वन संरक्षण नहीं है। यह योजना वन संसाधनों के संरक्षण की है, वन संसाधनों के प्रबंधन की योजना, जो हमारे वनों के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, उसके लिए वन संसाधन प्रबंधन की जो योजना है उसका नाम था जायका। तो फिर गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? डी, और आंसर भी कौन सा हो गया? तो आंसर होगा, आंसर भी इसका डी ही होगा। आगे बढ़ो। उत्तराखंड में कुल कितनी वन पंचायतें हैं? तो मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिया ताकि आपको याद हो जाए। देखो 12,167 ये है उत्तराखंड में वन पंचायतें। वन पंचायतें कब बनाई गई थी उत्तराखंड में वन पंचायतें? कब? 31, ठीक है। और भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड जिसने वन पंचायतों के लिए भी अधिनियम बनाया। वन पंचायत अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। कितने जिलों में है हमारी वन पंचायतें? 11 में। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में वन पंचायतों का गठन नहीं है, तो वो उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1921 के वन आंदोलनों में आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा। 7,791 हमारी ग्राम पंचायतें हैं। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या 7,791।
16,793 उत्तराखंड में ग्राम सभाओं की संख्या है, ग्राम सभा ये 16,793 है। और 670 जो है ये उत्तराखंड में न्याय पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें। अब ये क्या होते हैं तो ये तो बात के लिए छोड़ दो, अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी मत जाओ इनके ऊपर, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब ये भी योजना चर्चाओं में, गरीब कल्याण अन्न योजना, मोदी जी का राशन वाली स्कीम ना, कोविड के समय से प्रधानमंत्री जी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन दे रहे हैं, मोदी जी का राशन वाली स्कीम, उसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति यूनिट खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। अब यहाँ प्रति यूनिट का मतलब है कि अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति है तो प्रति यूनिट 4, 5, 8, 10 कितना किलो राशन मिलता है, तो आपका आंसर होगा 5 किलो। इसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, तो टोटल कितना खाद्यान्न हो गया, 5 किलो। इंडिविजुअल भी पूछे तो इनमें से भी हो सकता है प्रश्न आ जाए, है ना। प्रति यूनिट यानी आपके परिवार में 1 है तो फिर आपको 5 किलो, और 2 है तो इसको डबल कर दो, 3 लोग हैं तो 15 किलो, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय से चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है, चर्चाओं में रहती है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, योजनाओं पे थोड़ा ध्यान रखो। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता, किसानों के कल्याण के लिए जो सहकारिता विभाग से योजना चलाई गई है, सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई, 15, 16, 17, आंसर क्या है आपका 2017, ठीक है। किसान कल्याण योजना, किसान KKY किसान कल्याण योजना कब चलाई गई, 2017 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। राज्य में ड्राउड आपको पता होगा, उत्तराखंड में ड्राउड मछलियां खूब पाई जाती है। सबसे ज्यादा ड्राउड मछली कौन से ताल में मिलती है, डोडी ताल, उत्तरकाशी के डोडी ताल में खूब सारी ड्राउड मछली पाई जाती है। अब धीरे धीरे उत्तराखंड का पशुपालन विभाग जो है वो उत्तराखंड में ड्राउड मछली के उत्पादन के विक्रय के लिए, उत्पादन नहीं, ड्राउड मछली के विक्रय के लिए कौन सा उसने ब्रांड नेम तैयार किया है। जैसे उत्तराखंड के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो किस ब्रांड नेम से बेचे जाते हैं, हिमाद्री, जैसे ब्रांड नेम तैयार करना पड़ता है ना, तो ड्राउड मछली के विक्रय के लिए कौन सा ब्रांड नेम तैयार किया गया है, ड्राउड हिचरी, बायोफ्लक, उत्तराफिश, तो आपका आंसर है उत्तराफिश। उत्तरकाशी से याद रखना, उत्तरकाशी में ड्राउड मछली डोडी ताल में ना, तो उत्तराफिश ड्राउड मछली के विक्रय के लिए तैयार किया गया ब्रांड नेम है, राज्य सरकार के द्वारा जो ब्रांड नेम तैयार किया गया है। फिर देखो, राज्य की आय में किस कर का योगदान सर्वाधिक है, आयकर, निगम कर, कृषि पर आयकर, व्यापार कर, मूल्य वर्धित कर। तो हमारे राज्य की जो राजस्व है, इस राजस्व में जिस टैक्स से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वो है व्यापार कर। अगर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का प्रश्न आए तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, अब आपको पता है ना अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, तो तीनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हिस्सा किस क्षेत्र का है, तो द्वितीयक क्षेत्र का। भारत में भले ही तृतीयक होगा, पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार जो टोटल जीडीपी है हमारा, उस जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा कौन से क्षेत्र से सरकार को मिलता है, द्वितीयक क्षेत्र से। और फिर सेकंड नंबर पर तृतीयक, और फिर पहले नंबर पर प्राथमिक, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। तो अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। और टैक्स में, करों में जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा मिलता है, तो व्यापार कर या मूल्य वर्धित कर, यहां से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा कर जो है वो प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र और करों में मूल्य वर्धित कर। बिल लाओ इनाम पाओ, तो राज्य सरकार, राज्यों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी से जोड़ने के लिए एक नई स्कीम चलाई गई है, जिसमें आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सामान खरीदने के बाद आप अपने जो बिल है उनको, बल्कि वो ऐप का नाम भी याद रखना, BLIAPK, ये शायद ऐप का नाम है, ये ऐप है BLIAPK। इस ऐप पर आप उन बिल को, जैसे आप दुकान से सामान खरीदने गए तो सामान खरीदने के बाद आपको बिल मिल जाएगा, तो उस बिल का फोटो आप यहां पर भेजो, जो सबसे ज्यादा बिल लेकर के आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस योजना को राज्य में कब से स्टार्ट किया जा रहा है, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, 1 सितंबर 2022 इस योजना को उत्तराखंड सरकार में लागू किया गया। अलग अलग चरणों में चल रही है, तो फिर 31 मार्च के बाद और आगे उसको कंटिन्यू कर दिया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI का जब मापन किया जाता है, मुद्रास्फीति जब हमें निकालनी होती है, महंगाई, तो हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापन के लिए राज्य में आधार वर्ष किसे चुना गया है, ये अच्छा है क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम आधार वर्ष क्या चुनते हैं, 2011-12,
है ना, तो कहीं दिमाग में वही रहे। उत्तराखंड का प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी राज्य के अंदर जब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत जब महंगाई मुद्रास्फीति का मापन करते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मापन के लिए उत्तराखंड में आधार वर्ष 11-12 नहीं है, 15-16 भी नहीं है, 17-18 है। 2017-18 ये मुद्रास्फीति मापन के लिए उत्तराखंड का आधार वर्ष है, तो इस पर भी एक नजर मार लेना। 17-18। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन 34-93-2004। सही आंसर क्या है? 2004। 11 फरवरी 2004 को उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यालय पूछेगा तो अल्मोड़ा कह देना, अल्मोड़ा, ठीक है। और 1834 क्यों फेमस है? यहां तो चाय कमेटी बनी थी। भारत में सबसे पहली बार चाय कमेटी कब बनाई गई थी? 1834। किसने किया था चाय कमेटी का गठन? विलियम बेंटिक। ऐसा ना हो कि करंट मत पढ़ते रहना, वो बस 3-4 नंबर का ही आता है, वो भी याद रखना। विलियम बेंटिक ने 1834 में चाय कमेटी का गठन किया। पहले अध्यक्ष का नाम बोलना जरा, चाय कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कॉलहन। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। कॉलहन चाय कमेटी के पहले अध्यक्ष थे, विलियम बेंटिक ने बनाया था 34। फिर उसके बाद 35 से उत्तराखंड में चाय बागान लगने स्टार्ट हुए। पर चाय विकास बोर्ड उत्तराखंड 2004, 11 फरवरी 2004। मुख्यालय कहां पर है? ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। चलो, राज्य के किन चाय उद्यानों में जैविक चाय की खेती? अब ये एक नया इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें वो चाय की खेती के साथ साथ जैविक चाय की खेती का उत्पादन भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो कौन से उद्यानों में? तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिंपल देखो, ऑप्शन भी सिंपल रखे। पहला ऑप्शन है नौटी चमोली गढ़वाल, दूसरा ऑप्शन है घोड़ाखाल। घोड़ाखाल कहां पर है? नैनीताल में। और चंपावत। तो क्या आंसर आपके? तीनों इन तीनों को बल्कि याद कर लो फटाफट से रट्टा मार लो कि चाय, जैविक चाय की खेती के लिए दिमाग में रखना नौटी चमोली गढ़वाल, नैनीताल का घोड़ाखाल और चंपावत। जब भी जैविक चाय का प्रश्न आएगा तो यही 3 जिले चर्चाओं में है उत्तराखंड के अभी, ठीक है। नैनीताल, चमोली और चंपावत। यहां पर जैविक चाय की खेती के लिए नए उद्यान या फिर पुराने उद्यानों में जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान स्थापित किए गए। राज्य के किस स्थान पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी टेस्टिंग मृदा परीक्षण प्रयोगशाला? बोलो। बवाली, हवालाबाग, चौबान घाटा, देहरादून। गलत, बवाली। नैनीताल के बवाली में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला उत्तराखंड में स्थित है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, तो पशुपालकों को सब्सिडी देने की योजना है, किसानों की सब्सिडी की योजना नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन राज्य के किन जिलों में संचालित है? देहरादून, हरिद्वार, उपरोक्त दोनों। तो यही 2 जिले हैं उत्तराखंड में डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन इन 2 जिलों में चलाया जा रहा है, हरिद्वार और अगला जिला कौन सा? तो आंसर होगा देहरादून। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो भैया, अगर पढ़ी है इकोनॉमी पहले से तो हो जाएंगे ये क्वेश्चन, नहीं तो रट के ही चल जाना। और रट्टा में फिर कोई भरोसा नहीं है कि जो आप रट के गए वो आया तो आया और ना आया तो फिर, ठीक है। देखो, आपसे पूछा है कि उत्तराखंड राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, वो आपको बताना है, ठीक है। पर किस पर पूछा है? प्रचलित मूल्यों पर। और ये पता है तुम्हें कि जीडीपी जो है ना, जीडीपी 2 मूल्यों पर निकाला जाता है। एक तो करंट ईयर में जिन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है उनके मूल्यों पर, उसको जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस कहते हैं। और एक जीडीपी का कैलकुलेशन होता है बेस ईयर के प्राइस पर। और अभी मैंने कहा था कि जीडीपी निकालने के लिए बेस ईयर जो है वो क्या चुना गया है? 2011-12। बस बहुत थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा। जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो मान के चलो कि हमारे देश में एक साल के अंदर या राज्य में एक साल के अंदर बस एक पेन बना, एक पेन, ठीक है, यही पेन बना। और इस पेन का जो रेट है वो इस साल मान लो 2023-24 या 22-23 में इस पेन का रेट है 50 रुपए। तो जब मैं इस पेन का रेट 50 रुपए लेकर जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो उसको बोलेंगे करंट ईयर प्राइस पर निकाली गई जीडीपी। इसको नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का मतलब कि जब मैं वस्तुओं के करंट ईयर में क्या प्राइस है उस पर जीडीपी निकालूं। और एक है कि भाई 2023-24 में पेन बना, पर इस पेन का 2011-12 में रेट क्या था? मान लो 2011-12 में इसका रेट था 10 रुपए, तो मैं इस साल बना है पेन, पर जब जीडीपी निकाल रहा हूं तो इसका रेट कौन सा ले रहा हूं? 2011-12 वाला। तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। यही होती है वास्तविक जीडीपी।
रियल जीडीपी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी में पहले ये पेन 10 रुपए का था, आज ये 50 रुपए का हो गया है। पेन तो पहले भी एक बना, आज भी एक ही बना। तो जीडीपी का मतलब है विनिर्माण, कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो प्रोडक्शन तो पहले भी एक पेन का हुआ, आज भी एक पेन का। अब ये 50 रुपए का इसलिए क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन ऐड हो गया। तो खैर छोड़ो, जीडीपी दो प्राइस पर निकाली जाती है, करंट ईयर प्राइस पर और बेस ईयर प्राइस पर। तो इससे थोड़ा सतर्क रहना कि परीक्षा में क्या पूछ रहा है। जैसे इसने प्रश्न में क्या पूछा है कि 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्य का मतलब है करंट ईयर प्राइस पर, यानी कि नॉमिनल जीडीपी। तो करंट ईयर प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में फिर देखो भाई भगवान भरोसे कि आ जाए वही जो आप पढ़ के गए तो बहुत बढ़िया है। तो देखो यहां लिखा है 238857, तो 20-21 में प्रचलित मूल्यों पर, प्रचलित यानी करंट ईयर प्राइस पर, ये है हमारे राज्य की जीडीपी। प्रचलित मूल्यों पर यानी करंट ईयर प्राइस पर, प्रचलित मूल्यों पर। या फिर ऐसा प्रश्न हो कि उत्तराखंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, तो नॉमिनल जीडीपी का आंसर ये है 179538। ये है आधार वर्ष के मूल्यों पर। अगर आधार वर्ष के मूल्यों पर, लेकिन ध्यान रखना इस फाइनेंशियल ईयर का प्रश्न है, इतना बना 20-21, क्या भरोसा 21-22 का दे दे, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अगर 20-21 में प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी पूछेगा तो आंसर है ये। आधार वर्ष के मूल्यों पर जीडीपी पूछेगा तब आपका आंसर 179538 है। ठीक है, 179538 देख लेना। प्रचलित मूल्यों पर नॉमिनल जीडीपी हमेशा बड़ी ही आती है क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति ऐड होती है। तो बड़ा वाला जो अमाउंट है 2388 याद रखना भाई, बीच में 88 आ रहे हैं, 88। ठीक है, 179538 ये रियल जीडीपी रही है 2020 और 21 की। राज्य अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। चलो तो सीधा कर लो इसको, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। देखो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में 12.36% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.36%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वो ये है 46.21। मैंने अभी कहा था कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का रहता है उत्तराखंड में, द्वितीयक। भारत का हो तो फिर सेवा क्षेत्र तृतीयक। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है, तृतीय क्षेत्र का योगदान वो है 41.43%। ठीक, इनमें भी प्रश्न बना देता है कभी कभी कि जो हमारे राज्य का प्राथमिक क्षेत्र है, मतलब पूरे राज्य की जीडीपी का 12.5% मान लो मोटा मोटा, वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तब कहना कृषि का है। उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, कृषि का। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा विनिर्माण का है, विनिर्माण का। और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो पर्यटन प्लस होटल इंडस्ट्री का है, पर्यटन प्लस होटल इंडस्ट्री का। ठीक है, और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 17.15% जो है वो द्वितीय क्षेत्र में इतनी वृद्धि हुई। द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि है ये, द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम 2020-21 फाइनेंशियल ईयर को देखें तो इतना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, क्योंकि उसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो कभी कभी प्रश्न ये बना देते हैं 17.15। तो एक बार इसको, अगर आता है क्वेश्चन तो एक बार इसको ध्यान रखो। 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित कितनी थी। अब ये 21-22 का पूछा है और मैंने स्लाइड में सारे लिख दिए, सारे देखो। 233,565 ये 2023 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। 211 देखो, 33 2023 में, 11 11 दूने 22 2022 में, ये हमारे राज्य की 2023 की प्रति व्यक्ति आय है। ये हमारे राज्य की 2022 की प्रति व्यक्ति आय है। और 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित जो थी वो ये है 205,840 2021-22 में। और 2020-21 में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 185,761 थी। ठीक है, तो इकोनॉमी है तो थोड़ा डाटा जो है वो आपको परेशान करेंगे। और लास्ट में अब बजट का ये डाटा देख लो, क्योंकि बजट से जनरली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड 2023-24 का जो बजट है उसमें इतनी चीजें आपको याद रखनी। देखो बहुत बेसिक तरीके से 2-3 चीजें आप याद रखो। जो हमारी सरकार है ना,
इस सरकार की कुछ ना कुछ आय भी होगी और कुछ ना कुछ इसका खर्चा भी होगा। आय भी होगी और व्यय भी होगा। जैसे पूरे महीने हम काम कर रहे हैं तो हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमारा आय, और जो हमने खर्चा किया उसको बोल देंगे व्यय। तो सरकार की जो आय होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं राजस्व आय, राजस्व आय, और एक को बोलते हैं पूंजी आय। राजस्व आय और पूंजी आय। ऐसे ही खर्चा भी जो है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, ऐसा दो हिस्सों में बांटते हैं। बस बेसिक चीज समझ लो, बाकी तो देख लेना उसमें क्या क्या डाटा दे रखा है। अब सरकार की राजस्व आय का मतलब क्या होता है? राजस्व आय सरकार की वो आय है जिसके मिलने पर सरकार की कोई लिएबिलिटी नहीं बनती, देयता नहीं बनती। सरल भाषा में समझो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए समझो कि ए नाम का कोई आदमी है, एक आदमी है, ए नाम का आदमी, ठीक है, और हर महीने ए के जो पिताजी हैं वो ए को 10,000 रुपए देते हैं। ए मान लो तुम्हारी तरह तैयारी कर रहा है तो उसके घर से हर महीने कितने पैसे आते हैं? 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए जो उसके पिताजी ने उसको दिए, ए को उसके पिताजी ने जो ये 10,000 रुपए दिए, वो एक प्रकार से इस ए की कौन सी इनकम हो गई? राजस्व आय। हाँ, मतलब वो एक अलग चीज है कि इसके बदले इसको क्या करना है, मतलब जो 10,000 रुपए इसको मिले तो अब इसके बदले इसको करना क्या है, वो एक अलग बात है कि तुम कहोगे इसको पढ़ना है, वो एक अलग बात है। पर 10,000 रुपए जो पिताजी ने ए को दिए, इसको आप एक हिसाब से समझो कि ये इसकी कौन सी आय हो गई? राजस्व आय। और मान लो कि ए नाम का ये जो आदमी है ये अपना फोन बेच देता है, इसने अपना फोन बेचा और फोन बेचने पर इसको 20,000 रुपए मिले, तो रुपए तो यहां से भी इसी के पास आए ना। अगर देखो इसने फोन बेचा तो इसको कितने रुपए मिले? 20,000, और पिताजी ने कितने भेजे? 10,000। पर जब इसने फोन बेचा अपना, पैसे तो 20,000 तब भी आए, पर इस वाले मामले में उसका एक सामान उससे चले भी तो गया ना, तो यहां उसकी एक लिएबिलिटी बन गई कि सामान भी तो गया। तो अगर ये ए किसी बैंक से लोन लेता है, लोन, तो लोन जो इसने लिया है, पैसा तो इसके पास तब भी आएगा ना, पर साथ में टेंशन भी आ गई, तो ये उसकी कैसी आय होगी? राजस्व या फिर पूंजी? कौन सी आय होगी? पूंजी आय, क्योंकि नुकसान है। तो ऐसे ही जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको कुछ पैसा ऐसा मिल रहा है जिस पर उसी का अधिकार है। जैसे मान लो गवर्नमेंट को हम आम नागरिक क्या पे करते हैं? टैक्स। तो टैक्स, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो वो गवर्नमेंट की कौन सी आय हो गई? राजस्व आय। और गवर्नमेंट ने अपनी मान लो कोई जमीन है वो बेच दी, तो पैसा तो तब भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, पैसा तो तब भी आएगा ना, लेकिन जमीन बेच दी, कुछ गया भी तो है हमारा। तो ऐसे से जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पूंजी आय कहते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सरकार देश के नागरिकों को या राज्य के नागरिकों को यह बता देती है कि मेरे पास टोटल पैसा कितना आया एक फाइनेंशियल ईयर में, या आने वाले साल में मेरे पास कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा खर्च होने वाला है, उसका एक अनुमान लगाया जाता है, उसको बजट कहते हैं, बजट। और ये बजट के सबसे बेसिक डाटा है, सबसे बेसिक। तो देखो 2023-24 का जो बजट था, इसमें सरकार की राजस्व प्राप्ति 57,057.26 करोड़, एक सब करोड़ में है डाटा। हाँ, ये डाटा वैसे आपको मिल जाएंगे। यानी कि ये पैसा जो सरकार को मिला, ये सरकार को पैसा मिला जैसे टैक्स का पैसा, या चलान किसी का कट गया, या किसी का जुर्माना लग गया, उससे सरकार को इतना पैसा मिला, तो ये सरकार की क्या होगी? राजस्व प्राप्ति हो गई ये, ठीक है। ऐसे ही पूंजी प्राप्ति सरकार की 19,535.28, मतलब ये पैसा भी गवर्नमेंट के पास आया, पर ये कुछ ऐसा ही है जैसे फोन बेच के मिल गया, या आपने लोन ले लिया, विश्व बैंक से ले लिया, एडीबी से लोन ले लिया, तो पैसा तो आ रहा है पर लिएबिलिटी भी बन रही है, देयता भी बन रही है। तो वो कितना था? 19,535.28। टाइम होगा तो कर लेना भाई कैलकुलेशन। देखो इसको और इसको जोड़ोगे ना, राजस्व प्राप्ति को और पूंजी प्राप्ति दोनों को जोड़ोगे, तब सरकार की कुल आय निकलती है, तब गवर्नमेंट की कुल आय निकलती है। और यह है खर्चा, राजस्व व्यय इतना और पूंजी व्यय इतना, दोनों को आपस में जोड़ोगे तब सरकार का खर्चा निकलता है, कुल व्यय। मतलब ये सरकार का टोटल खर्चा और वो सरकार की टोटल आय, ठीक है, टोटल आय और टोटल व्यय। फिर देखो ये प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछ लेता है। जैसे राजस्व घाटा,
तो राजस्व घाटा, इसके फॉर्मूले पढ़े आपने इकोनॉमी के अंदर, जैसे राजस्व आय में से राजस्व व्यय को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो चीज निकलती है वो है राजस्व घाटा। ऐसे ही निकाल देते राजकोषीय घाटा, ऐसे निकालते प्राथमिक घाटा। तो जो इन्होंने पिछले पेपर में प्रश्न दिया था उसके वहां तो थोड़ा कठिन पूछा। देखो पिछले प्रश्न में आपको क्या पूछा, पिछली बार पूछा कि ये बताओ, ये क्या पूछा था पिछली बार, कुल व्यय बताओ, परंतु इसमें से ऋण माइनस करो, ऋण। अब यहां तो मैंने डाटा लिखा नहीं है ऋण का, तो कुल व्यय में से ऋण माइनस करना था, तब आपका जो आ रहा था 66 समथिंग दे रखा था ना, तो वो आपका आंसर निकलना था। पर इस बार आप पेपर के लिए ना इन तीन चीजों पे एक बार नजर मार लो। राजस्व घाटा 2023 के बजट में 4309, 9046 राजकोषीय घाटा 8885, मतलब ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा इनको याद करने मत बैठ जाना लास्ट टाइम पे, पर ऊपर ऊपर से एक नजर इन पे भी मार दो, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, इनको आप कर लो। चलो फिर करेंगे पेपर के बाद आगे की क्लास है।